Good morning students. Today in this video we will study the topic solution of non-homogeneous linear partial differential equations with constant coefficients from chapter 4 linear partial differential equations of second and higher orders from the paper Partial Differential Equations of Jeevan Sons publications. In the last two videos of chapter 4, we have studied homogeneous linear partial differential equations with constant coefficient. The general form of a linear partial differential equation with constant coefficient is this. When one is a homogeneous equation, then we have seen that f d d dash can always be resolved into linear factors of this type. We have already discussed how to calculate solution of such type of homogeneous equation. In case equation 1 is not homogeneous equation, क्या डेफिनेशन की थी आपने होमोजीनियस इक्वेशन की कि ये जो एफ डी डी डैश पार्ट है इसमें जितने भी डेरिवेटिव्स इन्वॉल्व हो रहे हैं अगर सभी डेरिवेटिव्स का ऑर्डर सेम है तो वो इक्वेशन कहलाती है होमोजीनियस. अगर एक डेरिवेटिव भी डिफरेंट ऑर्डर का है तो इक्वेशन कहलाती है नॉन होमोजीनियस. होमोजीनियस इक्वेशन के केस में एफ डी डी डैश के आप इजीली फैक्टराइजेशन कर सकते थे और कैसे सॉल्यूशन निकालना है वो सभी कुछ आपने लास्ट टू वीडियोस में पहले ही स्टडी कर लिया है. अब इस वीडियो में हम वो केस कंसीडर कर रहे हैं कि जब आपका ये एफ डी डी डैश जो है ये जो फंक्शन पार्ट है ये कैसा हो नॉन होमोजीनियस. तो it may or may not be possible to resolve f d d dash into linear factors. Two cases can arise in this case. तो अगर आपको जो गिवन इक्वेशन है लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट वो इक्वेशन अगर नॉन होमोजीनियस है तो आप इस एक्सरसाइज में टू टाइप के केस स्टडी करेंगे. केस 1 क्या है कि जब आपका एफ डी डी डैश जो पार्ट है उसको आप रिजॉल्व कर सकते हैं किसमें लीनियर फैक्टर्स में. लेकिन एक पॉइंट आपको यहाँ स्पेशली नोट करना है कि जब आप होमोजीनियस इक्वेशन के फैक्टर बना रहे थे तो वो फैक्टर आ रहे थे ए डी प्लस बी डी डैश की फॉर्म में. लेकिन जब आप नॉन होमोजीनियस के फैक्टर्स बनाएंगे तो वो आपके किस फॉर्म में आएंगे ए डी प्लस बी डी डैश प्लस सी कांस्टेंट ऐड हो जाएगा. उसी से सॉल्यूशन में डिफरेंस आएगा. और दूसरा केस वो है कि जब आप एफ डी डी डैश को रिजॉल्व नहीं कर पाएंगे इस टाइप के लीनियर फैक्टर्स में. तो अब आपने क्या करना होगा, सबसे पहले जो भी आपको लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन होगी विद कांस्टेंट कोफिशिएंट आप सबसे पहले चेक करेंगे कि वो होमोजीनियस है या नॉन होमोजीनियस. अगर वो इक्वेशन होमोजीनियस है तो आप लास्ट एक्सरसाइज के मेथड को यूज करते हुए इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालेंगे. अगर वो इक्वेशन नॉन होमोजीनियस आती है तो सबसे पहला काम आपने क्या चेक करना है कि क्या आप एफ डी डी डैश के फैक्टर बना पा रहे हैं. अगर बना पा रहे हैं तो हम फर्स्ट वाला मेथड यूज करेंगे. अगर ऐसे फैक्टर हम नहीं बना पा रहे हैं तो हम सेकंड वाला मेथड यूज करेंगे. तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं फर्स्ट वाला केस डिस्कस कर रही हूं कि जब आप एफ डी डी डैश को रिजॉल्व कर पाए लीनियर फैक्टर्स में किस टाइप के लीनियर फैक्टर ए डी प्लस बी डी डैश प्लस सी की फॉर्म में, तो ऐसे केसेस में आप इक्वेशन के सॉल्यूशन कैसे फाइंड आउट करेंगे. Rule for writing CF of a non-homogeneous linear equation of type this. तो सबसे पहले अब हम किस रूल की बात कर रहे हैं कि अगर आपने एफ टी डी डैश के लीनियर फैक्टर्स बना लिए हैं तो उन लीनियर फैक्टर्स की हेल्प से आप सी एफ कैसे लिखेंगे. The following table gives the part of complementary function corresponding to each linear factor of f d d dash.
when it is expressed as the product of linear factors of d and d dash. ठीक है, sum of all these complementary function is the complementary function of the given equation. क्या करना है आपने, एफ डी डी डैश के लीनियर फैक्टर्स बना लेने हैं, हर फैक्टर के कॉरस्पॉन्डिंग सी एफ इस टेबल की हेल्प से फाइंड आउट करना है, और जितने भी सी एफ आएंगे हर फैक्टर के कॉरस्पॉन्डिंग उन सभी फैक्टर्स का क्या निकाल लेना है, सम। तो वो आपका गिवन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के क्या हो जाएगा, सी एफ। अब क्या आपको कैसे याद रखना है ये ध्यान से समझिए। मेन टेबल में बहुत 16 एक्चुअल में एंट्रीज गिवन है, लेकिन एक्चुअल एंट्रीज आपकी मेन 4 ही है। पहले हम बात कर रहे हैं फर्स्ट और सेकंड एंट्री की। अब आपका देखो यहाँ पर क्या कंडीशन हम लेकर चल रहे हैं, ए जो है वो आपका क्या होना चाहिए, नॉन जीरो। ए का मीनिंग क्या है कि डी का कोफिशिएंट अगर नॉन जीरो है तभी ये मेथड आपका अप्लाई हो सकता है। फर्स्ट और सेकंड जो आपका केस है, आगे फर्दर 8 तक उसी के स्पेशल केस हैं, तो अगर आपको फर्स्ट और सेकंड वाला पार्ट याद हो जाता है तो फर्दर वाले केस उसी से ऑब्टेन है, वो आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। क्या डिफरेंस है फर्स्ट और सेकंड में, फर्स्ट में वो फैक्टर एक ही बार आ रहा है और सेकंड में वो फैक्टर रिपीट हो रहा है। ठीक है, अब देखो आपने क्या करना है, ए डी माइनस बी डी डैश माइनस सी अगर आपका फैक्टर है तो उसका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन कैसे लिखना है, ई की पावर में क्या लिखना है, कांस्टेंट अपॉन में डी का कोफिशिएंट इनटू एक्स फाई। अब देखो इंटरचेंज कर दिया, बी को किसके साथ, डी यानी कि एक्स के साथ, ए किसके साथ, वाई के साथ। ये आपने जस्ट याद रखना है, ई की पावर सी बाय ए इंटू एक्स फाई बी एक्स प्लस ए वाई। ठीक है, और अगर ये फैक्टर आर टाइम्स रिपीट हो रहा है तो भी क्वेश्चन में ऐसे आ सकता है ना कि कोई फैक्टर 2 बार रिपीट हो रहा है, कोई फैक्टर 3 बार रिपीट हो रहा है, तो उस केस में आपने क्या करना है, ई की पावर सी बाय ए एक्स सेम। अब देखो फाई वन, देखो भाई मैं लिख रही हूँ ए वाई प्लस बी एक्स लिखूँ या बी एक्स प्लस ए वाई, सेम मीनिंग है। मैंने एक बार फाई वन लिखा, सेम अंदर का एंगल, प्लस एक्स करके फाई टू करा, अंदर का एंगल सेम। और ये टर्म कितनी बार आएगी, आर बार टर्म आएगी, पहले में 1 है, दूसरे में एक्स की पावर 1 है, तो लास्ट में एक्स की पावर कितना हो जाएगा, आर माइनस 1। ठीक है, और फाइव आर। तो अब इसको आप कैसे याद रखोगे कि फर्स्ट और सेकंड केस तभी अप्लाई होगा जब डी का कोफिशिएंट क्या हो, नॉन जीरो। अगर वो फैक्टर रिपीट नहीं हो रहा है तो ई की पावर में कांस्टेंट अपॉन में डी का कोफिशिएंट इनटू एक्स फाइव। अब क्या करना है, डी डैश के कोफिशिएंट को तो एक्स से मल्टीप्लाई, डी के कोफिशिएंट को वाई से मल्टीप्लाई, हो गया। अगर वो फैक्टर मान लो 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है तो ई की पावर सी बाय ए एक्स तो बाहर एज इट इज, 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है तो 2 टर्म आएंगी, तो फर्स्ट और ये देखो अगर 2 टाइम्स रिपीट होता तो मैं 2 टर्म लिख देती प्लस में, एक में 1 दूसरे में x। ये तो आपका मेथड वही है बिल्कुल जैसे आप लास्ट एक्सरसाइज में करते थे। अब ये इसके स्पेशल केस हैं कि अब देखो मैं इसमें c को 0 ले लूं तो यहाँ पर बस c को 0 पुट करके ही आ जाएगा, तो ये स्पेशल केसेस आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। अब हम आ जाते हैं 9th और 10th केस। 9th और 10th केस बहुत रेयर ही हम यूज करते हैं, ऐसा नहीं है कि फर्स्ट और सेकंड के सब्स्टिट्यूशन में आप इन्हें यूज नहीं कर सकते, कर सकते हैं, लेकिन हम कोशिश ये करते हैं कि कुछ अपना फिक्स मेथड ये 1 और 2 को ही रखेंगे। अगर 1 और 2 अप्लाई नहीं हो रहे हैं तो ही हम अपने नेक्स्ट केस की तरफ मूव करेंगे। कब मूव करेंगे, मतलब कि अगर ए नॉन जीरो नहीं है तब आपका फर्स्ट और सेकंड केस अप्लाई नहीं होगा, तब हम आप आ जाएंगे 9th पर। 9th में क्या कंडीशन लगा ली उसने, ए की जगह क्या ले लिया आपका, बी नॉन जीरो। तो अंदर वाला तो देखो बी एक्स प्लस ए वाई तो सेम है, कोई डिफरेंस नहीं आया। सिर्फ क्या डिफरेंस आया कि वहां सी बाय ए लिखा था, यहां पर हमने ले लिया माइनस के सी बाय बी। बाकी बिल्कुल मेथड वही है। आप देखो ये रिपीटेड वाला केस जब हम लेंगे तो माइनस के सी बाय बी वाई सेम, 5 1 प्लस अब x की जगह क्या आएगा, क्योंकि हम y के कोफिशिएंट्स में चल रहे हैं ना, तो यहाँ पे प्लस में y आ गया, फिर अगले में y स्क्वायर y की पावर r माइनस 1। जितनी बार ये फैक्टर रिपीट होता है, r बार हो रहा है तो ब्रैकेट में r टर्म्स आएंगी, 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है तो 2 टर्म्स आएंगी फर्स्ट और सेकंड, 3 टाइम्स रिपीट होता तो एक प्लस में y स्क्वायर 5 3 ए वाई प्लस बी एक्स आ जाता। बिल्कुल सेम प्रोसेस। इससे आगे अभी जितने भी केसेस इस और नेक्स्ट पेज पे गिवन है
वो सभी केसेस आपके इन्हीं 9th और 10th केस से स्पेशली रिड्यूस हो रहे हैं। तो ये 4 केसेस याद रखने आपके लिए सफिशिएंट है, बाकी केसेस आप इन्हीं में ही वैल्यूज रिप्लेस करके फाइंड आउट कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं अपने सेकंड केस की। सेकंड केस कब कि आपको कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालना है जब आप एफ डी डी डैश के लीनियर फैक्टर्स में रिजॉल्व नहीं कर पा रहे हो, कि एफ डी डी डैश फंक्शन ऐसा आपको गिवन है कि जिसके लीनियर फैक्टर्स बन ही नहीं सकते हैं। तो ऐसे केसेस में क्या प्रोसेस आपने यूज करनी है उसे अब हम यहाँ समझ रहे हैं। अब आपका ये गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है, हमने कौन सी ली है, देखो ध्यान, आपने क्या ध्यान रखना है, मैंने राइट साइड क्या ले ली है, 0। और ये पॉइंट आपने ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस में भी पढ़ा हुआ है और सिंपल पार्शियल पढ़ते हुए पढ़ रहे कि जब हम CF निकालते हैं तो हम कौन सी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का पार्ट कंसीडर करते हैं जिसमें राइट साइड क्या हो, 0। ठीक है, तो आपने क्या करना है, जो भी गिवन आपकी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन हो उसमें राइट साइड पार्ट को 0 रखो और सपोज कर लो z इज इक्वल टू ई की पावर एच एक्स प्लस के वाई क्या है, इस गिवन इक्वेशन 1 का एक सॉल्यूशन है। यहाँ पर a, h और k सभी कांस्टेंट्स हैं, इनकी वैल्यू यही यूज करनी कंपल्सरी नहीं है, आप कुछ भी नोटेशन ऐसी यूज करना जो आपके क्वेश्चन में और कहीं जगह यूज ना की गई हो। ठीक है, अब क्योंकि ये फंक्शन z आपकी गिवन इक्वेशन 1 का सॉल्यूशन है, तो जब आप इस सॉल्यूशन को अपनी इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड इक्वल हो जाएंगी। तो मैं पुट करना चाह रही हूँ, अब एफ डी डी डैश किस टाइप का है, डी और डी डैश की फॉर्म में एक पोलिनोमियल है। तो पोलिनोमियल में वैल्यूज पुट करने के लिए आपको z के क्या निकालने पड़ेंगे, डेरिवेटिव। ये हम निकाल रहे हैं डेरिवेटिव मतलब dz से मल्टीप्लाई करके, और ये हम निकाल रहे हैं d डैश से मल्टीप्लाई करके। तो क्वेश्चन में इस पार्ट में जो भी डेरिवेटिव्स आपके इन्वॉल्व हो रहे होंगे z के, हम पहले उन्हें इवेल्युएट कर लेंगे और सभी की वैल्यू फिर फर्स्ट में क्या कर देंगे, पुट। तो जैसे मान लो अगर इसको आपका dz करना है, dz का मतलब क्या है, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x। तो जब इसका विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव करेंगे तो a कांस्टेंट एज इट इज, एक्सपोनेंशियल एज इट इज, एंगल का डेरिवेटिव, अब एच एक्स प्लस के वाई का विद रिस्पेक्ट टू एक्स डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, h। ऐसे ही जब इसका सेकंड डेरिवेटिव करेंगे एक h और आ गया, फिर h की पावर आ। अब d डैश का मतलब क्या होता है, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y। तो a e की एच एक्स प्लस के वाई था ही, तो आपने जब इसका विद रिस्पेक्ट टू y डेरिवेटिव करा तो y का कोफिशिएंट आ गया, कि ऐसे ही आते जाएंगे। ऐसे ही अगर आपको d इंटू डी डैश निकालना हो, d डैश इंटू डी कोई पावर निकालनी हो, जो कुछ भी है सारा निकाल के आपने इक्वेशन 1 में पुट कर दिया। पुट करने के बाद e की पावर एच एक्स प्लस के वाई सभी में से क्या आ जाएगा, कॉमन, a कांस्टेंट ये सभी में से कॉमन आ जाएगा और अंदर क्या बच जाएगा, h और k की फॉर्म में एक पोलिनोमियल। अब जो इक्वेशन 3 है अगर वो ट्रू है तो आपका a और e की एच एक्स प्लस के वाई तो 0 हो नहीं सकता, क्योंकि वो 0 होने से आपका z 0 हो जाएगा, और z 0 होते ही आपका सॉल्यूशन क्या हो गया, ट्रिवियल। तो हमें तो नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशंस फाइंड आउट करने हैं, तो इसलिए क्या 0 होगा, मतलब कि एफ एच के ही 0 होगा। अब हमें क्या करना है, यहाँ से h और k के बीच में क्या आ जाएगा, रिलेशन। For any chosen value of h, we can find k such that fhk is equal to 0. We can say that for any chosen value of k, we can find h. अब fhk 0 है, यानी कि h और k के बीच में कोई एक इक्वेशन है, तो यहाँ से आप h के लिए k निकाल सकते हो कॉरस्पॉन्डिंग, और k के लिए क्या निकाल सकते हो, h। तो क्या है, therefore there are infinitely many pairs of values of hk such that fhk is equal to 0। तो ऐसे हर h के लिए k है और हर k के लिए एक h है। h और k आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स है, मतलब रियल नंबर्स हैं। तो आपके पास h और k की ऐसी कितनी वैल्यूज आ जाएंगी, कितनी वैल्यू आएंगी, इनफाइनाइट। तो z क्या है, हर h और k के लिए गिवन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो देखो मैंने यहाँ पे समेशन का साइन यूज कर दिया, a e की पावर एच एक्स प्लस के वाई इज ए सोल्यूशन ऑफ 1 फॉर चॉइस ऑफ h k सेटिस्फाइंग दिस इज द जनरल सोल्यूशन एज एफ डी डी डैश हैज नो लीनियर फैक्टर्स। अगर मैं आपको ब्रीफ में एक्सप्लेन करूं
कि आपको क्वेश्चंस में करना क्या होगा। आपको जो भी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन होगी उसमें राइट साइड को 0 रखेंगे, z इस फॉर्म में एक सॉल्यूशन मानेंगे, ये z आप गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन में पुट कर दोगे। पुट करने के बाद आप इक्वेशन नंबर 3 की फॉर्म में आ जाओगे, जिसमें से आपका a और एक्सपोनेंशियल पार्ट तो कॉमन आ जाएगा और h और k की फॉर्म में एक इक्वेशन आ जाएगी। अब क्योंकि ये पार्ट 0 है, a 0 नहीं हो सकता, e की पावर hx प्लस ky 0 नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि अगर इन दोनों में से कुछ भी 0 हुआ तो ये आपका सॉल्यूशन 0 हो जाएगा। तो मतलब कि आपका एफ एच के 0 होगा, यहाँ से h और k की फॉर्म में एक इक्वेशन आ जाएगी, जिसकी भी वैल्यू आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। चाहे h की वैल्यू k की फॉर्म में निकाल लो या k की वैल्यू h की फॉर्म में निकाल लो। ओके, निकालने के बाद हम ये तो लिखेंगे ना कि हर h के लिए k है, तो ऐसे इनफाइनाइटली h k हैं, तो z के ऊपर हमने समेशन लगा दिया और यहाँ पर हम एफ एच के इज इक्वल टू 0 की जगह एच और के बीच में जो रिलेशन आया वो पुट करेंगे और इस रिजल्ट की हेल्प से ही अपना क्या निकालेंगे, सॉल्यूशन। Method for finding complementary function when f d d dash cannot be resolved into linear factors has been discussed in article 4.3.2, जो भी मैंने डिस्कस किया था। आपको जो भी आर्टिकल के मेथड से रिलेटेड डाउट है वो जब हम एग्जाम्पल्स करेंगे तब आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो अभी तक जो भी मैंने दो मेथड डिस्कस करे वो सीएफ निकालने के लिए मेथड थे। एक मेथड तब अप्लाई होगा जब नॉन होमोजीनियस में एफ डी डी डैश के लीनियर फैक्टर्स आप बना सकते हैं, और दूसरा मेथड तब अप्लाई होगा जब आप फैक्टर्स नहीं बना सकते हैं। अब हम बात करते हैं रूल किसे निकालने के लिए, पर्टिकुलर इंटीग्रल यानी कि पीआई। पीआई निकालने का जो मेथड है नॉन होमोजीनियस के केस में, जो दो केस आपने डिस्कस करे हैं बोथ केसेस में ही पीआई निकालने का मेथड सेम फॉलो होगा। अप्रोक्सीमेटली मेथड वही है जो आपने अभी फर्स्ट एक्सरसाइज में यूज किया है कि आपकी इक्वेशन होगी इस फॉर्म में कि एफ डी डी डैश जेड इज इक्वल टू एफ एक्स वाई की फॉर्म में। अगर एफ एक्स वाई एक्सपोनेंशियल है तो आपने सिंपल क्या करना है, d की जगह a पुट कर देना है, d डैश की जगह b पुट कर देना है। लेकिन अगर एफ ए बी नॉन जीरो है तभी आप इस मेथड को यूज करेंगे। दूसरा मेथड है साइन ए एक्स प्लस बी वाई हो या कॉस ए एक्स प्लस बी वाई हो, तो आपने डी स्क्वायर को किससे रिप्लेस करना है, माइनस ए स्क्वायर को, डी डी डैश को माइनस ए बी से, डी डैश स्क्वायर को माइनस बी स्क्वायर से। ठीक है, फिर नेक्स्ट मेथड है x की पावर m और y की पावर n हो, तो आपने क्या सीखा हुआ है कि 1 बाय एफ डी डी डैश में से आपने कुछ कॉमन लेना होता है और इसको एक्सपेंड करना होता है इन पावर्स की फॉर्म में, या तो d डैश बाय d की या d बाय d डैश की। नोट दैट व्हेन एक्सपेंडेड इन d डैश बाय d और d बाय d डैश वी गेट डिफरेंट फॉर्म ऑफ पीआई, कि कुछ क्वेश्चंस में आपका डिफरेंट मेथड्स में आंसर में जो डिफरेंस आता है वो इसी वजह से आता है कि अगर हम डिफरेंट फंक्शंस को यूज करते हुए एक्सपेंड करेंगे तो उससे आंसर पे इफेक्ट आ जाता है। लेकिन इस एक्सरसाइज में आपने अब ये बात ध्यान में रखनी है कि जब भी हम नॉन होमोजीनियस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस का पीआई निकालेंगे और वो x की पावर m इंटू वाई की पावर n फॉर्म में है, तो आपने एक्सपेंड करने के लिए हमेशा कांस्टेंट टर्म अगर प्रेजेंट है तो उसे ही कॉमन लेना है। इससे ही आपका क्वेश्चन सिंपल तरीके से सॉल्व हो पाएगा। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट मेथड की। एफ एक्स वाई है वी ई की ए एक्स प्लस बी वाई, वी मीन्स एनी फंक्शन ऑफ एक्स वाई इंटू एक्सपोनेंशियल। तो ये सिमिलर मेथड आप ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस में भी यूज करते थे। देखो मैं एक्सपोनेंशियल को आगे ले आई तो डी को डी प्लस ए से रिप्लेस कर दिया, डी डैश को डी डैश प्लस बी से। अब जैसा ये आपका फंक्शन वी होगा उसी के अकॉर्डिंग मेथड लगाते हुए आप इसे क्या करेंगे, सॉल्व। अब इस वीडियो में हमने सारी टेक्निक्स और मेथड जो भी हमें अपनी नॉन होमोजीनियस
लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट को सॉल्व करने के लिए यूज़ करने हैं, हमने डिस्कस कर लिए हैं। आप इस वीडियो को अच्छे से देखकर ये सारे मेथड अच्छे से समझ लीजिए और लर्न कर लीजिए, ताकि नेक्स्ट वीडियो में जब हम एग्जाम्पल्स को स्टडी करें वो आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। थैंक यू।